मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकपान PLM श्री विजयनगर इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अनुशासन के प्रकार। अनुशासन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अनुशासन का अर्थ, परिभाषा, अनुशासन के प्रमुख साधन, सकारात्मक व नकारात्मक, इसके अलावा एक अच्छे अनुशासन स्थापना के प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम अनुशासन के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वेच्छापूर्ण नियमों एवं नियंत्रणों को स्वीकार करना, जो कि एक विद्यालय या समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें अनुशासन का नाम दिया जाता है। स्वेच्छापूर्ण नियमों और नियंत्रणों को स्वीकार करना जिससे कि व्यवस्था कायम की जाए। अनुशासन जो कि समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन के नियम जो हैं परिवार के अंदर भी पाए जाते हैं, विद्यालय स्तर पर भी पाए जाते हैं तथा समाज के स्तर पर भी अनुशासन के नियम पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज की परंपराएं, नियम, कानून होते हैं जिसके अनुसार जो व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है तथा उन पर अनुशासन कायम किया जाता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में समाज के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अनुशासन स्थापित करने में परिवार व विद्यालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार समाज के स्तर पर भी अनेक नियम, प्रतिमान, मूल्यों को निर्धारित किया जाता है जिसका पालन करना समाज के व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जो समाज व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही उन्नति या प्रगति कर पाता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अराजकता उत्पन्न होती है। अतः समाज में अव्यवस्था, अराजकता को रोकने के लिए ही अनुशासन के संबंध में अनेक नियम बनाए जाते हैं। यह नियम विद्यालय, परिवार और विद्यालय से शुरू होते हैं और फिर समाज में भी व्यक्ति समझ पाता है कि जिस प्रकार उसे परिवार और विद्यालय के अंदर नियमों में रहकर आचरण या व्यवहार किया था, उसी प्रकार अब उसे समाज के नियम और प्रतिमानों का भी पालन करना होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, वह अनुशासन में रहना सीख जाता है और जिससे समाज जो है प्रगति करता है। तो इस प्रकार अनुशासन जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने लक्ष्य या उद्देश्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। अनुशासनहीनता जो है के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार अनुशासन का हमारे जीवन में अर्थात विद्यार्थी जीवन में और सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। तो इसी प्रकार विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक जो कि अनुशासन स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विद्यालय जो है छात्रों के लिए एक श्रेष्ठ व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यही विद्यालय की नीतियों को निर्धारित करते हैं और नेतृत्व की गुण विकसित छात्रों में किए जाते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ विद्यालय अनुशासन के लिए वह शिक्षक तथा विद्यार्थी के सहयोग से ही नीति निर्माण करके शिक्षकों के साथ सहयोग की भावना से कार्य करके श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना करके
और पाठ्य प्रवृत्तियों का प्रभावी संचालन करके पाठ्यक्रम सेगामी प्रवृत्तियों का नियमित आयोजन करके और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से नियोजित करके जो है एक शिक्षक विद्यालय में अनुशासन की स्थापना अच्छे से कर सकता है। अर्थात एक प्रधानाध्यापक जो है इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अपने शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं में इन व्यवस्थाओं को लागू कर अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो अच्छा अनुशासन स्थापित करने हेतु उसे अपने शिक्षक वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेकर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक क्षण उसे समझदारी एवं न्यायपूर्ण विधि से ही अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए और एक कमजोर प्रधानाध्यापक विद्यालय को अनुशासित नहीं कर सकता। तो प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपने साथी कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेकर छात्र छात्राओं के मध्य अनुशासन स्थापित करे, जिससे कि अधिगम कार्य को सरल बनाया जा सके। तो इसी प्रकार जो शिक्षक है विद्यालय लक्ष्यों कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का मूल आधार है। शिक्षक विद्यालय लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों की क्रियाविधि का मूल आधार होता है। अतः अनुशासन बनाए रखने में उसकी भूमिका मुख्य रहती है। तो विद्यालय अनुशासनहीनता की सर्वाधिक घटनाएं जो है शैक्षिक कारणों से ही होती हैं। अर्थात जब विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती और जिससे छात्रों को समस्याएं उत्पन्न होती है। तो छात्रों की समस्याएं जो कि विद्यालय स्तर पर पाई जाती हैं, तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि छात्र छात्राओं की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करें ताकि कक्ष में अनुशासन कायम किया जा सके। इस प्रकार छात्र छात्राओं की समस्या का जो निवारण है एक शिक्षक अपनी बुद्धि के माध्यम से कर सकता है। और इस प्रकार जो विद्यालय अनुशासन जो है अति आवश्यक है, क्योंकि अगर विद्यालय में अनुशासन स्थापित रहेगा तो ही जो छात्र हैं शिक्षण कार्य में रुचि ले पाएंगे। तो जरूरी है कि विद्यालय वातावरण स्वच्छ हो तथा अध्ययन हेतु छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उन्हें वहां उपलब्ध होनी चाहिए, जैसा कि खुला वातावरण, बिजली पानी की उत्तम व्यवस्था, अच्छा पुस्तकालय तथा जो अध्यापक अध्यापिकाएं वहां नियुक्त हों वह अपने विषय में पारंगत होने चाहिए, जिससे कि शिक्षण कार्य को सही ढंग से चलाया जा सके और कक्षा में अनुशासन स्थापित कर अधिगम कार्य को किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो अनुशासन के 3 प्रमुख प्रकार माने गए हैं, जिनमें पहला है दमनात्मक अनुशासन, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा है मुक्त्यात्मक अनुशासन। 3 प्रकार प्रमुख रूप से माने जाते हैं। तो नंबर 1 है दमनात्मक अनुशासन। तो दमनात्मक अनुशासन में जो कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड को प्राथमिकता दी जाती है। शासन तो प्राचीन समय में अधिकांश जो शिक्षक थे अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया करते थे। उस समय विद्यालय के नियम जो थे काफ़ी कठोर होते थे। जो छात्र हैं गुरुकुल में जाकर संयमित रूप से अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। नियम तोड़ने पर उसे कठोर दंड दिया जाता था। जो छात्र छात्राएं नियम तोड़ते थे उन्हें कठोर दंड मिलता था।
लेकिन आज इस प्रकार के विद्यालयों और शिक्षकों का अभाव है, क्योंकि यह व्यवस्था आज उचित नहीं मानी जाती है, क्योंकि दंड जो है आज विद्यालय व्यवस्था में मान्य नहीं रखता। तो दंड व्यवस्था छात्रों को दी जाए यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं कि अत्यधिक दंड देने से कक्ष में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। छात्र जो है स्कूल में आने पर घबराता है तथा उसका मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, वह तनावग्रस्त रहने लगता है। तो इस प्रकार दमनात्मक अनुशासन जो है कई मायनों में अच्छा नहीं माना जाता। जैसा कि अधिक दंड देने से छात्र को शारीरिक और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार बच्चे का कई बार दंड के अंतर्गत उसका अंग बंद हो जाता है, अर्थात हाथों पर चोट लग सकती है, कानों के पर्दे फट सकते हैं। तो इस प्रकार वो छात्र कई बार बहरा भी हो सकता है। तो दंड जो है कई मायनों में अच्छा नहीं समझा जाता। इसी प्रकार दंड के भय से जो स्थापित अनुशासन होता है वह भी स्थायी नहीं होता, अर्थात अस्थायी होता है। इससे जो छात्रों के आंतरिक व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे छात्रों में शिक्षक के प्रति कई बार हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है और छात्र जो है शिक्षण में भी रुचि नहीं दिखाता। इसी प्रकार दंड के भय से छात्रों में सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि डर और भय के आतंक के वातावरण में जो छात्र है अधिगम को अच्छे से समझ नहीं पाता और कक्षा में पढ़ाई गई शिक्षक के द्वारा जो विषय सामग्री होती है उसे वो ठीक ढंग से समझने में असमर्थ होता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आज दंड का प्रावधान मान्य नहीं है। तो दंड के उपयुक्त परिणाम के बावजूद भी कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हैं जो मानते हैं कि दंड देना आवश्यक होता है। इनका कहना है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि छात्रों को दंड देना आवश्यक हो जाता है। विषम परिस्थितियों में दंड का जो विचार जो विद्वान करते हैं, तो इस प्रकार दंड देने से पहले एक शिक्षक को यह विचार कर लेना चाहिए कि एक शिक्षक को अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो ही छात्रों पर दंड का प्रयोग किया जाए। अगर प्रेम और सहयोग से छात्र को अपनी बात को अच्छे से समझा सकता है तो उसे दंड और शक्ति का प्रयोग छात्रों पर नहीं करना चाहिए। इससे जो है छात्रों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कई बार दंड के प्रयोग से छात्र विद्रोह पर भी उतर आते हैं और तालाबंदी, घेराव, मारपीट, झगड़े तक पर उतारू हो जाते हैं, जिससे कि विद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दंड का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक संभव हो दंड छात्रों को न दिया जाए, बल्कि प्रेम सहयोग से ही उन्हें बात को अच्छे से समझाकर कक्षा में अनुशासन में रहने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। तो इस प्रकार जो पहला अनुशासन है दमनात्मक अनुशासन, इसमें दंड को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रभावात्मक अनुशासन। तो इसके अंतर्गत आदर्शवादियों का ये मानना है कि शिक्षक अपने आदर्श व्यवहार और आचरण से छात्र छात्राओं को काफी प्रभावित करता है और छात्र भी किसी न किसी शिक्षक को आदर्श मानकर अपना व्यवहार करते हैं। तो जरूरी है कि जो शिक्षक है उसे सरल, सादा, संयमित, अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं उनके आदर्शों को ग्रहण करें और अनुशासन में रहना सीख लें। क्योंकि शिष्य जो है गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते भी हैं। जैसे कि एक लंबे ने अपने
गुरु का ऋण चुकाने के लिए अपना दाहिने हाथ का अंगूठा उसे जो प्रदान कर दिया था। गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दान में कर दिया था। इसी प्रकार एडम महोदय ने इस प्रकार के अनुशासन को प्रभावात्मक अनुशासन कहा है, जिसके अंतर्गत जो छात्र हैं अपने शिक्षक के आदर्श व्यवहार और गुणों से प्रभावित होकर आचरण करते हैं। लेकिन आज कुछ कमियां जो है शिक्षकों में पाई जाती हैं और कुछ कमियां आज छात्रों में भी हैं, क्योंकि जैसे गुरु शिष्य प्राचीन समय में होते थे, आज इनका रूप भी बदला है। आज जो शिक्षा है व्यावसायिक बन चुकी है। तो इस प्रकार जो कुछ विद्वान हैं प्रभावात्मक अनुशासन को आज अच्छा नहीं मानते। उन्होंने इसके विपक्ष में कुछ मत प्रस्तुत किए, जैसा कि प्रभावात्मक अनुशासन तभी उत्तम है जब गुरुओं का आचरण उत्तम हो, अर्थात वे आदर्श गुणों से मंडित हो, छात्र भी उनके आदर्शों पर चले और समाज में अनुशासन में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज शिक्षकों में कुछ कमियां पाई जाती हैं और शिष्य भी जो है आज आज्ञाकारिता के गुणों से मंडित नहीं है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का ये मानना है कि छात्र गुरुओं से प्रभावित होकर अच्छा और बुरा दोनों ही सीख लेते हैं, जिससे कि छात्रों का जो मार्गदर्शन है सही ढंग से हो नहीं पाता। इसके अलावा हमारा जो व्यवहार है केवल इसे परिस्थितियां ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि सामने वाले के आदर्श भी प्रभावित करते हैं। केवल अनुकरण के द्वारा सीखा गया जो व्यवहार है वह हमारे साथ जीवन भर नहीं रहता है। इसके लिए हमारे सामने कुछ आदर्श होने चाहिए, जिससे छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सके। तो इन दोषों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। इसका लाभ छात्रों को उठाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अनुकरण के द्वारा जो छात्र हैं जल्दी सीखते हैं और ये शिष्य अपने गुरुओं के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं। योग्य, श्रेष्ठ, सदाचारी, चरित्रवान तो शिक्षक का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन समय में था। यह बात सत्य है कि बच्चों पर शिक्षकों के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की प्रक्रिया जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया रहती है। व्यक्ति का समाजीकरण आजीवन चलता रहता है, वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है व्यक्ति और समाज को काफ़ी प्रभावित करती है। अर्थात एक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की गतिविधियां समाज को काफ़ी प्रभावित करती हैं। इन दोनों में प्रेम और श्रद्धा का संबंध कायम होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि एक शिक्षक का व्यवहार उत्तम हो, जो शिक्षक हैं आदर्श गुणों से मंडित हो। और यही कारण है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए आदर्श बनने के लिए उनमें अच्छे गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जो छात्र हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चल पाए और समाज में अनुशासन में रहना सीख सकें और समाज के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रकार दूसरा प्रकार का प्रभावात्मक अनुशासन। तो तीसरा है मुक्त्यात्मक अनुशासन। इसमें बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अर्थात उन्हें सब अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि दमनात्मक और प्रभावात्मक दोनों ही अनुशासन ठीक नहीं है। इनके अनुसार अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें अपनी मनोवृत्तियों, रुचियों, रुझानों और योग्यता के अनुसार ही कार्य करने के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। इस स्थिति में जो बच्चे हैं सही आचरण कर पाएंगे। प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर इस मत के समर्थक भी रहे हैं
एडम महोदय ने इस प्रकार के अनुशासन को मुक्त्यात्मक अनुशासन का नाम दिया, लेकिन व्यवहार में यह भी मान्य नहीं हो सकता है। इसमें भी कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसा कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का अर्थ है कि उन्हें समाज के अंदर मनमाना व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना। इससे बच्चों में जो है अनुशासन की भावना विकसित नहीं हो सकती, बल्कि इससे तो जो बालक है पशुवत व्यवहार करने का जो अवसर है वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कमी, रूसो जो है समाज को दोषी बताकर बच्चों को समाज से दूर रहने की बात करता है। आखिर बच्चों को समाज से दूर किस प्रकार से रखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसे अलग नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति है समाज में रहकर ही सामाजिक नियम, प्रतिमानों, मूल्यों को सीखता है, और यह जो गुण है विद्यालय स्तर पर उसे सिखाए जाते हैं। विद्यालय में उसे नियम परंपराओं के अंतर्गत रहकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अतः व्यक्ति और समाज को अलग नहीं कर सकते और न ही बालकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार अनुशासन संबंधी यह विचारधारा जो है मनुष्य को प्रकृति के ऊपर छोड़कर उसके विकास में जो है विरोध उत्पन्न करती है। परंतु कुछ भी हो, बच्चे के विकास के लिए दंड के स्थान पर स्वतंत्रता की आवश्यकता को अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए भी जो है पहली आवश्यकता स्वतंत्रता ही मानी गई है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टालोजी ने प्रेम और सहानुभूति को अनुशासन का आधार माना, और पेस्टालोजी के शिष्य फ्रोबेल ने अनुशासन के संबंध में बताया कि शिक्षकों को बच्चों के स्वतंत्र विकास में एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, और अगर छात्र कोई अनुचित कार्य करे तो उसे दंड न दिया जाए। यह बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि वह स्वयं निर्णय करे क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार सब अनुशासन को जो है महत्व प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार अनुशासन के प्रमुख 3 प्रकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। दमनात्मक अनुशासन, जिसमें कि दंड का प्रावधान है। प्रभावात्मक अनुशासन, इसमें कि छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के आदर्श व्यवहार से प्रभावित होता है और अनुशासन में रहना सीखता है। इसी प्रकार मुक्त्यात्मक अनुशासन, जिसमें कि बालक को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि वह स्वयं ही यह निर्णय कर पाए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार एडम महोदय द्वारा वर्गीकृत तीनों ही प्रकार के जो अनुशासन है, इसमें कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। यद्यपि दमनात्मक अनुशासन आज अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी अपनी एक उपयोगिता है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि दंड देना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार प्रभावात्मक अनुशासन दमनात्मक अनुशासन से अच्छा है, परंतु पूर्ण रूप से यह भी सही नहीं माना गया, क्योंकि एक शिक्षक का जो व्यवहार है पूर्ण रूप से आदर्श हो यह भी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार जो मुक्त्यात्मक अनुशासन में भी कुछ कमियां पाई गई, क्योंकि अगर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो समाज में पशुवत व्यवहार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है तीनों प्रकार के अनुशासन में कुछ कमियां पाई गई हैं, इनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार यदि हम तीनों ही अनुशासन के प्रकारों का अर्थात इनके आदर्श गुणों का मिश्रण करें तो ही उत्तम होगा। अर्थात छात्र को परिस्थितियों के अनुसार दंड प्रदान किया जाए और एक शिक्षक के आदर्श गुण व्यवहार छात्र छात्रा ग्रहण करें उनके। इसके लिए जरूरी है कि जो शिक्षक हैं परिश्रमी, मेहनती
संयमित अनुशासन में रहने वाले हों और छात्रों पर मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालते हों, तो ये छात्र उनके गुणों को ग्रहण करें और समाज में व्यवस्था बनाए रखें। इसी प्रकार विद्यात्मक अनुशासन, जिसमें कि बालक को एक सीमा तक की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, क्योंकि अगर बालक को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देंगे तो समाज में अव्यवस्था कायम हो जाएगी। इस प्रकार तीनों का ही मिश्रित रूप भी जो समाज में अच्छा अनुशासन स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।